सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। तो आज चैप्टर का हमारा पार्ट 3 होने वाला है जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी करवा रखे हैं इस चैप्टर के, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज पे जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल इस सेशन के लास्ट तक में रहिएगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हमारे चैप्टर क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और आज इसका एमसीक्यू का पार्ट 3 होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि तंतु रूप समुच्चय का क्या तात्पर्य होता है, यानी कि जो तंतुमय समुच्चय होता है या जिसको हम फिलिफॉर्म के नाम से जानते हैं उसका वर्क क्या होता है किसी भी पुष्प में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है ऑप्शन क्या, वर्तिकाग्र पर उपस्थित परागकण को पहचानना। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी है मकरंद का उत्पादन करना, या ऑप्शन नंबर डी है पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन करना। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर जो ये बात कर रहा है तंतु रूप समुच्चय का, जिसे हम फिलिफॉर्म बोलते हैं, ये होता क्या चीज है। तो अगर आपको निषेचन की प्रक्रिया मालूम हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि निषेचन से पहले कहीं ना कहीं परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र परागण गिरता था और वहां से परागनलिका का निर्माण करता था, और वह परागनलिका कहां पर जाती है, बीजांड से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। तो याद रखिएगा, परागनलिका का बीजांड से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए एक प्रकार की संरचना जिम्मेदार होती है, और उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, तंतुरूप समुच्चय बोलते हैं या फिलिफॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फिलिफॉर्म या तंतुरूप समुच्चय होता है ये बोरॉन नामक रसायन का स्राव करता है, जिसकी वजह से जो परागनलिका होती है उसको एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलता है, जिससे कि वह बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाए। तो इसीलिए यहाँ पर वर्क क्या होगा, कहीं ना कहीं तंतुरूप समुच्चय का, जो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कहीं ना कहीं ये परागनलिका के प्रवेश का मार्गदर्शन करता है, और जो आपके बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे वो क्या है, गलत है। तो याद रखिएगा पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं। ऐसे बीज जो एल्ब्यूमिन रहित होते हैं यानी कि जिसमें एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है वो किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये एल्ब्यूमिन चीज क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आपको मालूम हो बीज की संरचना तो वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि बीज के अंदर एक प्रकार की संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो कि पोषण से युक्त होता है, पोषणीय पदार्थ उसमें होते हैं, एक प्रकार से भोजन के रूप में काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होगा इनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन सहित बीज, यानी कि उनमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन युक्त बीज कहलाते हैं। लेकिन ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है उनको हम एल्ब्यूमिन रहित बीज बोलते हैं। तो आपको यही बताना है कि इन पादपों में से किस पौधे के बीज में एल्ब्यूमिन नहीं होता है, यानी कि भ्रूणपोष नहीं होता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी है अरंडी, ऑप्शन नंबर सी है मटर, और ऑप्शन नंबर डी है गेहूं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मटर। तो यानी कि मटर क्या होता है, इसका जो बीज होते हैं उसमें भ्रूणपोष नहीं होता है, यानी कि एल्ब्यूमिन नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है, एल्ब्यूमिन रहित बीज उत्पादित करते हैं। तो यहाँ पर आपके को दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है पराग गोलियां बाजार में किस लिए उपलब्ध हैं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज के पूरे सेशन का। क्यों? क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ रखी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पात्र निषेचन के लिए पराग गोलियों का निर्माण किया जाता है, या फिर प्रजनन योजना के लिए, या फिर आहार संपूरक के लिए, और आखिरी बोल रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा तीसरे क्वेश्चन का वो एकदम करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है अगर एनसीईआरटी को तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो परागकण होते हैं उनसे कई प्रकार की बोल सकते हैं बीमारियां भी होती हैं, बीमारियां ना कह करके हम बोल सकते हैं एलर्जी भी हो सकती है। और परागकण का यूज हम किस लिए करते हैं, आहार संपूरक के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि परागकणों के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि पोषणीय पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका यूज किसके रूप में किया जाता है, आहार संपूरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा तीसरे क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के गलत हो जाएंगे।
चलिए अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है सजात पुष्पी परागण में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होता है। ऑप्शन नंबर बी है, एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से होता है। ऑप्शन नंबर सी है, एक पुष्प का निषेचन उसी समिष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के साथ होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक पुष्प का निषेचन दूसरे समिष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के साथ होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये सजात पुष्पी परागण, जिसको हम जिटेनो या गिटेनोगैमी के नाम से जानते हैं, ये होता क्या है। तो याद रखिएगा, सजात पुष्पी परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक ही पौधे के एक पुष्प से परागकण निकल करके उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। यानी कि पौधा एक है लेकिन उसमें पुष्प दो हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या कह रहा है, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होता है। तो कहीं ना कहीं ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोला है एक पुष्प के निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होता है, और बाकी के क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोला है इसमें किसमें बीजांड आवरण पतला या झिल्लीमय नहीं होता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बोल सकते हैं पादप है जिनमें जो बीजांड आवरण होता है या बीज आवरण होता है वो पतला और झिल्लीमय नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है मूंगफली, दूसरा ऑप्शन है नारियल, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन है चना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल। कैसे, क्योंकि नारियल आप देखते होंगे तो नारियल का जो भी बोल सकते हैं बाह्य आवरण होता है वो काफी ज्यादा कास्टिल होता है, कठोर होता है। लेकिन अगर वहीं हम चने, मटर, मूंगफली या मक्के की बात करें तो इनके जो बीज आवरण होते हैं काफी ज्यादा पतले होते हैं और झिल्लीमय होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पांचवा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि है नारियल। नारियल में जो बीज होते हैं वो पतले और झिल्लीमय बिल्कुल नहीं होते हैं। तो और बाकी के ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। चलिए अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पर अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ होता है। तो अनुन्मील्य परागण का मतलब होता है क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी क्या होते हैं, ऐसे पुष्प होते हैं जो बाह्य दलों द्वारा या दलों द्वारा आपस में ढके होते हैं। यानी कि उनके जो नर भाग होते हैं और मादा भाग, स्त्री केसर और पुंकेसर, वो बाह्य दलों द्वारा ढके होते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स। अब बोल रहा है यहाँ पर पहला ऑप्शन उच्चतर अनुवांशिक विविधता, ऑप्शन नंबर बी है अधिक प्रबल संतान, ऑप्शन नंबर सी है परागण कारकों पर निर्भर नहीं करता है, और ऑप्शन नंबर डी है सजीव परजकता। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो छठवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अनुन्मील्य परागणी पुष्प होते हैं वो किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि उन्हें वायु, हवा बोल सकते हैं या जल या कोई कीट परागण हो या ना हो, उनमें परागण अपने आप स्वयं हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं वो दलों द्वारा ढके होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इसके परागकोश से परागकण निकलेगा तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा, यानी कि इसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है और स्वपरागण माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का एकदम करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम सातवें क्वेश्चन की। अगर मैं सातवें क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन बताना है आपको सत्य है। पहला ऑप्शन टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देता है, बीजाणुजनक ऊतक आगुणित होते हैं, अंतस्थीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करता है, और परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचूल कहलाता है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जो परागकण का बोल सकते हैं जो बाहरी कठोर आवरण होता है वो बना होता है स्पोरोपॉलिन और यूबिस कणों का, जो कि परागकण का बोल सकते हैं बाह्य चोल होता है, यानी कि एक्साइन वाला पार्ट होता है, ना कि इंटाइन वाला। तो यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है अंतस्थीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, तो ये भी आपका गलत कथन है। क्यों, क्योंकि जो अंतस्थीसियम होता है वो परागकोश के स्फुटन में, रप्चर्ड होने में सहायता प्रदान करता है, ना कि लघु बीजाणु के निर्माण में। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं बी वाला ऑप्शन, बीजाणुजनक ऊतक आगुणित होते हैं। तो याद रखिएगा बीजाणुजनक ऊतक आगुणित नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि बीजाणुजनक ऊतक जो होते हैं वो आगे जाकर के क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाते हैं, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, तब जाकर के लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और जो लघु बीजाणु होते हैं वो आगुणित होते हैं, ना कि आपके बीजाणुजनक ऊतक। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बचा आपका पहला वाला ऑप्शन ए, टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपके लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक स्तर होता है वो होता है टेपिटम, और टेपिटम क्या करता है, जो आपके लघु बीजाणु विकसित हो रहे होते हैं एक लघु बीजाणुधानी में, उनको पोषण देने का काम करता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आपका सही कथन यहाँ पर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं हम आठवें क्वेश्चन की।
परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से कैसे भिन्न है, यानी कि जो परिभ्रूणपोष होता है, पेरिस्पर्म होता है, वो भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म से किस प्रकार से डिफरेंट होता है या भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इसका आगुणित ऊतक होना, इसमें संचित भोजन का होना, इसका द्विगुणित ऊतक होना, या द्वितीय केंद्रक के साथ अनेक शुक्राणुओं के संयोजन में भाग लेना, या अनेक संयोजन से बनना शुक्राणुओं के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका आगुणित होना, तो याद रखिएगा जो परिभ्रूणपोष होता है वो बचा हुआ क्या होता है, बीजांडकाय कोशिकाएं होती हैं, और बीजांडकाय कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, ना कि एक आगुणित होती हैं। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। इसमें संचित भोजन, याद रखिएगा जो भोजन का संचय होता है वो होता है आपके भ्रूणपोष में, इंडोस्पर्म में, ना कि परिभ्रूणपोष में, यानी कि ये भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन है इसका द्विगुणित ऊतक होना, तो याद रखिएगा जो परिभ्रूणपोष होते हैं वो बीजांडकाय ऊतक होते हैं, तो कहने के बीजांडकाय ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं, यानी कि डिप्लॉइड होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य होता है। तो याद रखिएगा जो मेगा स्पोरेंजिया होता है, गुरु बीजाणु धानी होता है, वो किसके समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर है भ्रूणकोष के, ऑप्शन नंबर दूसरा है फल के, या बीजांड के, या फिर बीजांडकाय के। तो याद रखिएगा जो गुरु बीजाणु धानी होता है वो होता है बीजांडकाय के समतुल्य। किसके समतुल्य, बीजांडकाय के समतुल्य होता है। अब यहाँ पर आइए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण दोनों किसमें नहीं दिए जा सकते हैं, यानी कि स्वयुग्मन जिसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी, और सजात पुष्पी परागण यानी कि गिटेनोगेमी या जिटेनोगेमी किसमें नहीं हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी है खीरा, ऑप्शन नंबर सी है अरंडी, या ऑप्शन नंबर डी है मक्का। तो याद रखिएगा यहाँ पर ना ही इसका आंसर मक्का होगा, ना ही खीरा होगा, ना ही अरंडी होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा पपीता। अब ऐसा क्यों है, तो याद रखिएगा जो पपीता होता है वो एक लिंगी पादप होता है, यानी कि उसमें या तो नर भाग ही होगा या तो मादा भाग होगा, और नर भाग और मादा भाग अगर अलग अलग पादपों में है तो कहीं ना कहीं परागण कैसा होगा, पर परागण होगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ना कि स्वपरागण होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1 जो कि है पपीता। पपीते में ना ही स्वयुग्मन होता है और ना ही सजात पुष्पी परागण देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है परागणकर्ता साधनों के बिना बीजों का बनना किसमें संभव है, यानी कि परागणकर्ता जो साधन होते हैं, चाहे वह जल परागण हो, वायु परागण हो, कीट परागण हो, कोई भी परागण हो, उसमें बिना निषेचन के ही बोल सकते हैं बीजों का बनना क्या कहलाता है, यानी कि किसमें पाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है साल्विया में, ऑप्शन नंबर बी है कोमेलाइना में, ऑप्शन नंबर सी है जूस्टोरा में, या ऑप्शन नंबर डी है अंजीर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कोमेलाइना में, यानी कि जो कोमेलाइना पादप होता है इसमें परागणकर्ता साधनों के बिना भी बीज बन सकते हैं। तो यानी कि 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी का ऑप्शन गलत है। आइए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो चरम पर्यावरण को सहन कर सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा निम्नीकृत नहीं होता है, यानी कि इसका क्षरण किसी भी एंजाइम द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है क्यूटिकल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्पोरोफोलिन, और आखिरी दे रखा है लिग्निन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बीज का सबसे बाहरी आवरण होता है, परागकण का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपॉलिन का बना होता है और यूवी कणों का बना होता है। तो ये स्पोरोपॉलिन किसी भी बोल सकते हैं पर्यावरणीय परिस्थितियों को सह सकता है। इसके अलावा इस पर किसी भी प्रकार के रसायन का नहीं प्रभाव पड़ता है, और ना ही किसी भी प्रकार के अम्ल या क्षार का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी स्पोरोपॉलिन, और बाकी के ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। अब बचा आपका आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है जनन छिद्र का क्या कार्य होता है, यानी कि जो जन्मपोर होते हैं परागकणों में उसका वर्क क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है मूलांकुर का निकलना, नर युग्मकों को बाहर आने देना, बीजांकुर हेतु जल का अवशोषण करना, या फिर पराग नलिका का प्रारंभन करना। तो आपको अगर मालूम हो परागकण की संरचना, तो जब परागण के बाद वर्तिकाग्र परागण गिरता है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, और पराग नलिका कहाँ से निकलता है, इसी जनन छिद्रों के द्वारा निकलता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो जनन छिद्र होते हैं उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है पराग नलिका का प्रारंभन करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और बाकी का ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया, और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था उसके पीछे का रीजन भी आपने जान लिया है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आज अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।